हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 3 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट एग्जाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर सारी पीडीएफ एक साथ अपलोडेड हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध करता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा एक बात और बताना है, आज हमारा जो तबीयत है थोड़ा सा ख़राब है, यानी कि थोड़ा सा बुखार है, तो अगर कहीं वीडियो में आवाज़ गड़बड़ हो जाती है उसके लिए हम पहले से ही माफ़ी चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट को किसने जीत लिया है। तो वैसे तो कभी भी एग्जाम में युगांडा इंटरनेशनल के बारे में नहीं पूछा जाता है, लेकिन इस साल जो युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट है इसमें दोनों प्रतियोगिताओं को जीत लिया है भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने। किसने जीत लिया है? भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने। ये खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो महिला एकल का खिताब जीत लिया है मालविका बसोड़ ने, जबकि पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है वरुण कपूर ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी एंड डी। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्होंने महिला एकल का खिताब जीत लिया है। इनका नाम है मालविका, जबकि पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है, इनका नाम है वरुण कपूर। यहाँ पर बात की गई है युगांडा की। युगांडा क्या है? तो युगांडा अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है युगांडा। युगांडा देश की राजधानी है कंपाला, यहाँ की मुद्रा है सीलिंग। युगांडा कहाँ है? चलिए हम मैप में देख लेते हैं। आप ये देख पा रहे हैं ये है दुनिया का मैप, और ये रहा अफ्रीका महाद्वीप। क्या है? ये है अफ्रीका महाद्वीप। अगर हम इस अफ्रीका महाद्वीप को जूम आउट कर देते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखता है, और यहाँ पर आप फोटो में देख पा रहे हैं ये रहा युगांडा देश। युगांडा देश की जो राजधानी है इसका नाम है कंपाला, और युगांडा के बगल में एक दूसरा देश है जिसका नाम है रवांडा। रवांडा देश की राजधानी है किगाली, जबकि युगांडा देश की राजधानी है कंपाला। यहाँ पर बात की गई है बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, उबेर कप तथा थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। तो उबेर कप तथा थॉमस कप जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर यानी कि विश्व स्तर की बैडमिंटन की प्रतियोगिताएं हैं। अब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि उबेर कप तथा थॉमस में कप में अंतर क्या है। तो इन दोनों प्रतियोगिताओं में कोई अंतर नहीं है, एक भी पॉइंट का अंतर नहीं है, सिवाय जो उबर कप है ये महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है, जबकि सेम लेवल की जो थॉमस कप है ये पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। अगला क्वेश्चन है, साइना नेहवाल तथा पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है। तो साइना नेहवाल तथा पीवी सिंधु दोनों भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन संघ यानी कि वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व बैडमिंटन संघ का मुख्यालय है मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार किस संबंध में दिए जाते हैं, किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड हैं ये फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ये। तो चलिए हम देख लेते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 को अब डिटेल में कि कौन सा पुरस्कार किसे दिया गया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 जिनका इस साल 78वां संस्करण था। जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड हैं ये अमेरिका देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेलीविज़न तथा फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं। कहाँ पर? गोल्डन ग्लोब अवार्ड अमेरिका देश में टेलीविज़न तथा फिल्म के क्षेत्र में दिए गए हैं। तो पहले हम देखते हैं कि फिल्म के क्षेत्र में किसे दिया गया है। तो फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है नोमैडलैंड को। किसे? बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है नोमैडलैंड फिल्म को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है चाडविक बोसमैन को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है एंड्राडे को। जबकि टेलीविजन की श्रेणी में बेस्ट टीवी सीरीज का पुरस्कार दिया गया है द क्राउन वेब सीरीज को, जो कि एक नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है
एमा कोरिन को द क्राउन वेब सीरीज के लिए तथा बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है जोश ओकोनोर को द क्राउन वेब सीरीज के लिए। तो यहाँ से आपको 6 नाम याद रखने हैं जो कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड से संबंधित हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो कि अमेरिका देश में फिल्म तथा टेलीविज़न के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। अब हम आगे बढ़ने से कुछ एक फर्जी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। फर्जी ज्ञान मतलब थोड़ा सा मूड हल्का करने के लिए। आप ये फोटो देख रहे हैं, एक तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर क्या है? तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी कोरोना वायरस की वैक्सीन ले रहे हैं। कौन सी वैक्सीन लिया है? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्वदेशी निर्मित कोवैक्सीन है जिसको भारत बायोटेक कंपनी ने बनाया है उस वैक्सीन को लिया है। अब इसका संबंध डिटेल में हम बताते हैं। या आप सभी को पता होगा कि अप्रैल 2021 में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। कितने? अप्रैल 2021 में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? पुडुचेरी, केरल, असम, बंगाल तथा तमिलनाडु। पुडुचेरी, केरल, असम, बंगाल तथा तमिलनाडु, ये हैं 5 राज्य जहां पर अप्रैल महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अब इस तस्वीर का संबंध इन राज्यों से कैसे है एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप 2 दीदी जी, 2 बहन जी देख रहे हैं। एक बहन जी जो हैं पुडुचेरी से हैं, दूसरी बहन जी केरल से हैं, यानी कि पुडुचेरी केरल राज्य कवर हो गया। आप ये जो तस्वीर में देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी जो गमछा डाले हैं, अंगोछा डाले हैं, ये अंगोछा जो है ऐसा गमछा असम राज्य में डाला जाता है, यानी कि इसका असम से संबंध हो गया। आप ये जो दाढ़ी देख पा रहे हैं ये दाढ़ी रविंद्रनाथ टैगोर जी स्टाइल है, यानी कि यहाँ पर बंगाल कवर हो गया क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी बंगाल से थे। और जो ये ड्रेस सेंस यानी कि कपड़ा पहनने का जो तरीका है प्रधानमंत्री का, ये तमिलनाडु स्टाइल का है। तो कहने का मतलब है एक तस्वीर में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का जो एडवर्टाइजमेंट है ये फ्री ऑफ कास्ट हो गया। इतना सस्ता भाई साहब तो आईआईएम वाले भी नहीं सोच सकते। इतना सस्ता तो भाई साहब आईआईएम वाले भी नहीं सोच सकते, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो आईआईएम के स्टूडेंट हैं पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका मैनेजमेंट कौन चला रहा है? तो उनका मैनेजमेंट चला रहा है आईआईएम के स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पर तो मोदी जी ने एक ही तस्वीर में, वो भी फ्री ऑफ कास्ट, 5 राज्यों के चुनाव को फ्री में कवर कर लिया। शायद ये भी हो सकता है कि इस तस्वीर के पीछे, सजेशन के पीछे किसी आईआईएम वाले का ही हाथ हो। कोई बात नहीं, चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु तथा पर्यावरण की निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह आर्टिका एम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो हाल ही में रूस देश ने आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु तथा पर्यावरण की निगरानी के लिए आर्कटिका एम नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, रूस। यहाँ पर बात की गई है रूस की, तो रूस से संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना है। यहाँ पर मैंने सारे जितने भी रूस से संबंधित दमदार प्रश्न हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको मैंने कवर किया है। तो पहला क्वेश्चन है, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस। रॉसकॉस्मोस रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। अगला क्वेश्चन है, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी के रॉकेट का नाम क्या है? तो जिस प्रकार से भारतीय रॉकेट हैं PSLV, ASLV तथा GSLV, ये हैं भारतीय रॉकेट PSLV, ASLV, GSLV। इसी प्रकार से रूस की जो स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस है उसके रॉकेट का नाम है सोयूज रॉकेट। क्या नाम है? सोयूज रॉकेट जो है ये रूस देश का है। रॉकेट क्या होता है? तो जिसकी मदद से हम उपग्रह को, सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजते हैं उस उपकरण का नाम है रॉकेट। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश के द्वारा सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो दुनिया का जो पहला उपग्रह था, मानव निर्मित उपग्रह, ये स्पुतनिक फर्स्ट था जिसको 4 अक्टूबर 1947 को सोवियत संघ यानी कि आज के रूस देश के द्वारा भेजा गया था। तो आपको याद रखना है दुनिया का पहला
मानव निर्मित सैटेलाइट था स्पुतनिक फर्स्ट, जिसको 4 अक्टूबर 1947 को रूस देश के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, जिसको 19 अप्रैल 1975 को रूस देश की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति था यूरी गागरिन। यूरी गागरिन जो कि एक रूसी नागरिक था, यानी कि रूस देश से था, और ये 12 अप्रैल 1961 में अंतरिक्ष में गया था। लेकिन यहीं पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग, जो कि अमेरिका देश का था। अगला क्वेश्चन है, रूस देश की राजधानी का नाम क्या है? तो रूस देश की राजधानी है मॉस्को, और रूस देश के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। ये भैया जो व्लादिमीर पुतिन हैं, दुनिया के सबसे खतरनाक तथा शातिर नेता हैं। क्यों? क्योंकि ये पहले थे रूस के प्रधानमंत्री। जब व्लादिमीर पुतिन रूस के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो सारी शक्तियां रूस की जो संविधान की थी, ये प्रधानमंत्री के पास होते थे। जब ये प्रधानमंत्री पद से रिटायर हुए, यानी कि चुनाव हार गए, तो ये बन गए रूस देश के राष्ट्रपति। जब ये राष्ट्रपति बन गए, तो जो सारी शक्तियां हैं रूस देश की संविधान की, सारी शक्तियां संविधान में बदलाव करके, संविधान में अमेंडमेंट करके सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में कर लिया। यानी कि अब वर्तमान में जो रूस का प्रधानमंत्री होता है, उसके पास कुछ नहीं है, अब सारा जो काम है राष्ट्रपति के पास है। हद तो तब हो गई जब पिछले साल इन्होंने फिर से संविधान में तब्दीली कर दिया। पहले जो रूस का राष्ट्रपति होता था 5 साल का होता था, लेकिन इन्होंने पिछले साल संविधान में तब्दीली कर दिया और उसमें ये लिख दिया कि जो रूस का वर्तमान में राष्ट्रपति है, यानी कि व्लादिमीर पुतिन, ये 2036 तक अपने पद पर बना रहेगा। तो हद हो गई पिछले साल जब इन्होंने अपने संविधान में बदलाव करके ये लिख दिया कि जो रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, ये अपने पद पर 2036 तक बना रहेगा। जबकि इससे पहले रूस के प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति का जो कार्यकाल था 5 वर्ष का ही होता था, जैसे भारत के राष्ट्रपति का 5 वर्ष होता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो राष्ट्रपति महोदय हैं कितने शातिर इंसान हैं। रूस देश की राजधानी है मॉस्को और यहाँ की मुद्रा है रूबल। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसका नाम कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन में क्या होता है? ऑप्शन में होता है भगवान ब्रह्मा से, ब्रह्मांड से, या ब्रह्मपुत्र नदी से, और इन्हीं में से कोई ना कोई आंसर टिक किया जाता है, जो कि तीनों 100% गलत हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम कहाँ से लिया गया है और ये क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल जो कि भारत की एक मिसाइल है, यह कम दूरी की दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो आपको याद रखना है, ब्रह्मोस मिसाइल जो कि भारत देश की एक मिसाइल है, यह कम दूरी की वर्तमान में पूरी दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका जो नाम है ये ब्रह्मपुत्र नदी तथा रूस देश की जो नदी है मॉस्कोवा से लिया गया है। 2 नदियों से लिया गया है, ब्रह्मपुत्र जो कि भारत की है, मॉस्कोवा जो कि रूस देश की है। क्यों? क्योंकि इस मिसाइल को बनाने में भारत ने जो रूस देश की टेक्नोलॉजी है उसको यूज किया है, यानी कि रूस देश की मदद से बनाया है, इसीलिए इसका नाम लिया गया है ब्रह्मपुत्र नदी से तथा मॉस्कोवा से। ब्रह्मपुत्र नदी से ब्रह्म तथा मॉस्कोवा नदी से मोस लिया गया है। जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसको पनडुब्बी से, पानी से, जहाज से, विमान से या जमीन से कहीं से भी छोड़ा जा सकता है और ये दुनिया की सबसे तेज मिसाइल है। इसकी मैक्सिमम स्पीड हो सकती है 3445 किलोमीटर प्रति घंटा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी तेज होगी। लेकिन वर्तमान में अभी जो अचीव किया जा चुका है, इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है, डीआरडीओ ने 1500 किलोमीटर प्रति घंटा ही अचीव कर पाया है और कोशिश कर रहा है कि इसकी मैक्सिमम स्पीड 3450 किलोमीटर जल्द ही अचीव कर ले।
इसका दूसरे टर्म में एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मोस मिसाइल की मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है। वहां पर ऑप्शन में होता है 2.8 मैक। मैक क्या होता है? मैक नंबर क्या होता है? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड हम साउंड के टर्म में मापते हैं तो उसको मैक के नाम से दिया जाता है। मैक नंबर बराबर होता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट u अपॉन स्पीड ऑफ साउंड c इन एनी गिवन मीडियम। मैक नंबर बराबर होता है u अपॉन c। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम स्पीड साउंड के रेफरेंस में मापते हैं तो वहां पर यूज किया जाता है मैक नंबर। तो वर्तमान में ब्रह्मोस की जो मैक्सिमम स्पीड है ये हो सकती है 2.8 मैक। अगर आप ये डेटा ना याद रखें तब भी चलेगा, एग्जाम में यही डेटा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है रेड स्क्वायर किस देश में है? तो रेड स्क्वायर जो कि एक जगह है, एक प्लेस है, यह रूस देश की राजधानी मॉस्को में स्थित है। इसको यहाँ पर मैं क्यों कवर कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है रूस की राजधानी में स्थित रेड स्क्वायर। रेड स्क्वायर क्या था? पहले यहाँ के राजाओं का जो घर हुआ करता था उसका नाम था रेड स्क्वायर। जब वहाँ पर राजाओं का राज खत्म हो गया, जब डेमोक्रेसी आया, तो वहाँ पर वर्तमान में जो रूस के राष्ट्रपति होते हैं उनका ऑफिशियल रेजिडेंसी बन गया, ऑफिशियल निवास बन गया रेड स्क्वायर। और इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड स्क्वायर क्या है? तो रेड स्क्वायर रूस देश की राजधानी मॉस्को में स्थित है, जो कि वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति का ऑफिशियल निवास है, ऑफिशियल रेजिडेंसी है। जिस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति का निवास है राष्ट्रपति भवन दिल्ली, अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास है व्हाइट हाउस, यूके के प्रधानमंत्री का निवास है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में 1 मार्च 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो हाल ही में लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो संस्था है, इन्होंने 1 मार्च को अपना 9वां स्थापना दिवस यानी कि 9th फाउंडेशन डे मनाया है। क्यों? क्योंकि इस संस्था का जो निर्माण है 1 मार्च 2012 को होता है, इसीलिए हर साल 1 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाता है। अब इस संस्था के बारे में हम जान लेते हैं। जो लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है यह एक वैधानिक निकाय है, यानी कि इसका जो डिटेल है संविधान में दिया गया है। और ये जो संस्था है भारत की सीमा अवसंरचना के निर्माण, उन्नयन, रख रखाव तथा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। कहने का मतलब ये है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, जैसे पाकिस्तान पर बॉर्डर जो लगा हुआ है, नेपाल बॉर्डर लाइन, म्यांमार बॉर्डर लाइन, वहाँ जो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन पर जो चेक पोस्ट होता है तथा उससे संबंधित जो रख रखाव है, उसके निर्माण की जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया संस्था को। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं आदित्य मिश्रा और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अब आपको मैं 10 सीईओ के नाम बताने वाला हूं, 10 कंपनियों के सीईओ के नाम बताने वाला हूं। अगर आप इन 10 कंपनियों के सीईओ के नाम अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो हमारा आपसे दावा है, आप कोई भी एग्जाम देने जाएं 80 से 90% इन्हीं सीईओ के बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये 10 कंपनियां कौन कौन सी हैं? एप्पल कंपनी के सीईओ हैं टिम कुक, ट्विटर कंपनी के सीईओ हैं जैक डॉर्सी, फेसबुक कंपनी के सीईओ हैं अपने मार्क भैया, अमेजन कंपनी के नए सीईओ बनेंगे एंडी जेसी। अभी वर्तमान में अमेजन कंपनी के सीईओ हैं जेफ बेजोस, जो कि कुछ समय बाद ये अपने पद से हट जाएंगे और नए सीईओ बन जाएंगे एंडी जेसी। आईबीएम कंपनी के सीईओ हैं अरविंद कृष्णा, गूगल कंपनी के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं सत्या नडेला, बाटा जो कि एक जूता निर्माण कंपनी है, इसके सीईओ हैं संदीप कटारिया, मास्टर कार्ड जिसका हम एटीएम यानी कि डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, इस कंपनी के सीईओ हैं अजय पाल सिंह वंगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसने हाल ही में कोविशील्ड नाम का कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाया है, इसके सीईओ हैं आधार पूनावाला। तो ये 10 कंपनियों के नाम तथा उनके सीईओ याद रखना है, यहीं से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है
हाल ही में दूसरे मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो हाल ही में दूसरे मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। मैरीटाइम क्या होता है? मैरीटाइम को हिंदी में कहते हैं समुद्र। समुद्र से मतलब होता है मैरीटाइम का। तो ये क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो भारत का जो समुद्री क्षेत्र है उसमें शोध, उसमें व्यवसाय, उसमें नई नई टेक्नोलॉजी तथा उससे संबंधित नई नई नीतियों को बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है, जिसका नाम दिया गया है मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन। इस सम्मेलन में, इस मंच पर दुनिया के जो समुद्री विशेषज्ञ हैं, कंपनियां हैं, उनको बनाने वाली नीतियां हैं तथा उनसे संबंधित जो सरकारी अधिकारी हैं, घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय समुद्र व्यापार से संबंधित जो निवेशक हैं, उनके लिए एक मंच प्रोवाइड किया गया जिसका नाम है मैरीटाइम इंडिया इंटरनेशनल सम्मेलन, जिसका आयोजन किया जा रहा है 2 मार्च से लेकर 4 मार्च के बीच, और इसका उद्घाटन किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैरीटाइम इंडिया इंटरनेशनल शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है, इसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है बंदरगाह, पोत, परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में बंदरगाह, पोत, जल मार्ग मंत्रालय के मंत्री वर्तमान में हैं मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया वर्तमान में बंदरगाह, पोत, परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन याद रखना है, मैरीटाइम यानी कि समुद्र से रिलेटेड एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि दुनिया भर के समुद्र नीतियों तथा व्यापार को डील करती है। इस संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम IMO के नाम से जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन में। अब आपको कुछ क्वेश्चन मैं बताता हूं जो कि रेलवे से संबंधित हैं, इसीलिए यहाँ पर मैंने नाम लिखा है रेलवे से संबंधित दमदार प्रश्न। ये वो प्रश्न हैं जो कि मैं पिछले 3-4 महीना से देख रहा हूँ किसी भी एग्जाम में तथा NTPC में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार रेल कब चली थी? तो भारत में पहली बार रेल 1853 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक? तो पहली रेल बम्बई से लेकर ठाणे के बीच चलाई गई थी। बम्बई, जिसका आज नाम है मुंबई। और ये किसके शासन में चलाई गई थी? तो भारत की पहली रेल जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। इसीलिए लॉर्ड डलहौजी को भारत में फादर ऑफ इंडियन रेलवे के नाम से जाना जाता है। भारतीय रेलवे का जनक के रूप में जाना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। क्यों? क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में 1853 में भारत की पहली रेल चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, 18वां रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो वर्तमान में भारतीय रेलवे के पास टोटल 18 रेलवे जोन हैं, और जो लेटेस्ट यानी कि सबसे जल्दी में रेलवे जोन बना ये है 18वां रेलवे जोन, जो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में स्थित है, इसका मुख्यालय। और जो 18वां रेलवे जोन है इसका नाम है दक्षिण तटीय रेलवे जोन, साउथ कोस्ट रेलवे जोन, रेलवे के 18वें जोन का नाम है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली किसान रेल कब चलाई गई? तो भारत में पहली बार किसान रेल 2020 यानी कि पिछले साल चलाई गई। ये कहां से कहां तक चलाई गई? तो भारत की पहली किसान रेल जो है महाराष्ट्र के देवकली से लेकर बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच चलाई गई। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये जो पहली बार ट्रेन है शायद अगस्त या सितंबर महीने में चलाई गई थी, तब से लेकर अब तक की 3 से 4 एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है, भारत की पहली किसान रेल 2020 में महाराष्ट्र के देवकली से लेकर बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच चलाई गई। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम क्या है? तो भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन यानी कि निजी ट्रेन का नाम है तेजस एक्सप्रेस। जो भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस है, यह लखनऊ से दिल्ली के बीच 2019 में चलाई गई थी। अभी वर्तमान में 3 प्राइवेट ट्रेन चल रही हैं। पहली है तेजस एक्सप्रेस जो कि लखनऊ से दिल्ली के बीच चलाई जा रही है। दूसरी ट्रेन, इसका भी नाम है तेजस एक्सप्रेस, जो कि
अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलाई गई। और तीसरी ट्रेन का नाम है महाकाल एक्सप्रेस। जो तीसरी महाकाल एक्सप्रेस है ये महाकाल की नगरी उज्जैन यानी कि मध्य प्रदेश से लेकर बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी उत्तर प्रदेश के बीच चलाई गई। तो ये 3 ट्रेनों के नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई? तो भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय 2018 में गुजरात के बड़ोदरा शहर में खोला गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनप्रीत वोहरा किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में मनप्रीत वोहरा को ऑस्ट्रेलिया देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है मनप्रीत वोहरा, इन्हीं को ऑस्ट्रेलिया देश में भारत का नया हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया देश जिसके वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन और यहाँ की राजधानी है कैनबरा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया भारत के स्वास्थ्य मंत्री तथा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के स्वास्थ्य मंत्री तथा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा ग्लोबल बायो इंडिया सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया। अब ये क्या है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो इसका आयोजन का उद्देश्य है भारत को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो जैव प्रौद्योगिकी है बायोटेक्नोलॉजी है इसके क्षेत्र में अपनी ताकत का प्रदर्शन करना तथा नए अवसर को ढूंढना। और इसी सम्मेलन में भारत सरकार ने एक लक्ष्य रखा है। लक्ष्य क्या है? भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2050 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बायो इकोनॉमी का निर्माण किया जाएगा। ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। भारत सरकार का लक्ष्य है 2050 तक 150 बिलियन डॉलर की बायो इकोनॉमी का निर्माण किया जाएगा। बायो इकोनॉमी मतलब बायो साइंस बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसको 150 बिलियन डॉलर तक ले जाना है। इसीलिए इस साल जो इसका थीम था बायो साइंस टू बायो इकोनॉमी। बायो साइंस टू बायो इकोनॉमी बायो इंडिया ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के सम्मेलन का थीम था, विषय था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने यूक्रेन कुश्ती स्पर्धा में गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता है? तो हाल ही में हरियाणा राज्य की जो पहलवान है विनेश फोगाट ने यूक्रेन में आयोजित होने वाली कुश्ती स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं विनेश फोगाट जो कि हरियाणा राज्य से आती हैं, जो कि एक रेसलर हैं, पहलवान हैं। यहाँ पर बात की गई है यूक्रेन की। यूक्रेन जो कि रूस का पड़ोसी देश है यानी कि यूरोप महाद्वीप का देश है। यूक्रेन देश की राजधानी है क्यू और यहाँ की मुद्रा है रिवीनिया। सबसे ज़्यादा इसकी मुद्रा के बारे में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है यूक्रेन देश की मुद्रा है रिवीनिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी चैनल का विलय करके एक नया टीवी चैनल बनाया गया है। इस नए टीवी चैनल का नाम क्या है? आप जो ये क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी वैलिडिटी अगले 1 से 2 साल तक रहेगी। तो आप सभी को पता होगा कि 2 टीवी चैनल थे। एक था राज्यसभा जो कि राज्यसभा सदन को कवर करता था, दूसरा था लोकसभा जो कि लोकसभा सदन को कवर करता था। अब इन दोनों जो टीवी चैनल हैं इनको एक में मर्ज कर दिया जाएगा, यानी कि दोनों मिलाकर एक बन जाएंगे और इस नए टीवी चैनल का नाम होगा अब संसद टीवी। क्या? संसद टीवी। राज्यसभा टीवी तथा लोकसभा टीवी का विलय करके एक नया चैनल बनाया जाएगा जिसका नाम होगा संसद टीवी या इंग्लिश में इसका नाम होगा पार्लियामेंट टीवी। अब आपको पता होना चाहिए कि इसके एकीकरण यानी कि विलय की मंजूरी किसके द्वारा दी गई है? तो इसके एकीकरण की मंजूरी दी गई है राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा तथा लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा। इसका कार्य क्या होगा? इसका अब कार्य होगा कि लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों सदनों के जो काम हैं उनको एक टीवी पे दिखाना, साथ ही साथ
संसद के ज़्यादा से ज़्यादा कामकाज को इस टीवी पर दिखाना। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन याद रखना है, जो संसद टीवी बना है इसके पहले नए सीईओ यानी कि पहले कार्यकारी अधिकारी बने हैं रवि कुमार। ये जो अपॉइंटमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। संसद टीवी यानी कि पार्लियामेंट टीवी, जो कि नया टीवी होगा, राज्यसभा तथा लोकसभा को विलय करने के बाद इस नए चैनल के पहले कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं रवि कपूर। अगला क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट की रिकॉर्ड के नए अनुसार के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर शख्स कौन है? तो दो मैगजीन हैं, एक है फोर्ब्स मैगजीन और दूसरी है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट। ये दोनों मैगजीन दुनिया के जो अरबपति हैं उनका डेटा शेयर करती हैं। तो हाल ही में हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के द्वारा एक नई रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं एलन मस्क। कौन? दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं एलन मस्क। इसमें यह भी बताया गया है कि 2020 में यानी कि पिछले साल एलन मस्क की जो संपत्ति है 151 बिलियन डॉलर का ग्रोथ हुआ है, यानी कि 151 बिलियन डॉलर नई संपत्ति इनकी ऐड हुई है। और वर्तमान में एलन मस्क के पास कुल संपत्ति है 197 बिलियन डॉलर। कितनी? वर्तमान में एलन मस्क के पास कुल संपत्ति है 197 बिलियन डॉलर। एलन मस्क कौन है? तो आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं दुनिया के पागल इंसान एलन मस्क, जो कि फाउंडर तथा सीईओ हैं स्पेस एक्स तथा टेस्ला मोटर कार कंपनी के। यहाँ पर मैंने बोला है पागल इंसान, क्यों? क्योंकि ये ऐसा काम करते हैं या फिर ऐसा सोचते हैं जो आम इंसान ना तो कर सकता है ना ही सोच सकता है। क्यों? क्योंकि जो इनकी कंपनी है स्पेस एक्स, इनका मानना है कि हम 2024 तक चंद्रमा पर इंसानी बस्ती बसाएंगे। तो ये किस कंपनी के द्वारा? ये स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा एलन मस्क का दावा है कि 2024 तक हम चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाएंगे। और दूसरी इनकी कंपनी है टेस्ला मोटर, जो कि इस समय पूरी दुनिया में तूफान मचा के रखा है। ये इनकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी है और टेस्ला मोटर कार कंपनी ने भारत में अपना व्यापार शुरू करने के लिए बेंगलोर शहर में अपनी ऑफिस का रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसके अलावा इनकी कई सारी कंपनियां हैं, ये सारी जो कंपनियां हैं इन्हीं की हैं। आप आज जो फ़ोन पे, गूगल पे या फिर भीम ऐप से पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, ये जो सारी आइडिया है इन्हीं एलन मस्क के दिमाग की उपज है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था x.com। उसके बाद जो x.com है ये पेपाल में कन्वर्ट हो गई और पेपाल में भी इन्होंने काम किया था, उसके बाद पेपाल को छोड़ दिया। तो सबसे पहले दुनिया में जो ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करने की कंपनी थी एलन मस्क ने खोजा था, इन्हीं की ये सोच है जिसका नाम था x.com। और इस समय इन्होंने एक नई कंपनी बनाई है जिसका नाम है न्यूरोलिंक। न्यूरोलिंक का काम क्या होगा? इन्होंने सुअर के दिमाग में एक चिप फिट किया है, उस चिप से ये पता लगाएंगे कि उस चिप से उस सुअर का जो दिमाग है किस कैसे हैंडल किया जाए। जब उस सुअर पे रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा फिर ये आदमियों के दिमाग में उस चिप को फिट करेंगे। इसके अलावा इनकी एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है हाइपरलूप। हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट क्या है? हाइपरलूप जो कि वैक्यूम ट्यूब में चलाई जाएगी जिसकी स्पीड होगी 1250 किलोमीटर। कितनी? 1250 किलोमीटर। वर्तमान में पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी ट्रेन की स्पीड है तो वो है बुलेट ट्रेन, जिसकी मैक्सिमम स्पीड अभी 600 या 650 के करीब है। लेकिन जो हाइपर लूप होगा इसकी स्पीड होगी 1250 किलोमीटर। और हाइपर लूप का जो कॉन्सेप्ट है ये भी एलन मस्क के दिमाग की उपज है। इसके अलावा एक और खूबसूरत बात, एलन मस्क का 2020 यानी कि पिछले साल एक लड़का हुआ था, बच्चा हुआ था और इन्होंने अपने बच्चे का नाम रखा है XAEA.XII। ये है इनके लड़के का नाम। तो आप समझ सकते हैं कितना क्रिएटिव हैं, ये इनके लड़के का नाम है। अब यहाँ पर बात की गई है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट की। तो ये तो बात हो गई पूरी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलन मस्क। इस लिस्ट में अन्य व्यक्ति कौन है इनके बारे में भी हम जान लेते हैं।
तो एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति पहले नंबर पर हैं। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं जेफ बेजोस, जिनकी कंपनी का नाम है अमेजन। तीसरे नंबर पर सबसे अमीर व्यक्ति हैं बर्नार्ड अर्नाल्ड, जिनकी कंपनी का नाम है LVMH, जो कि फ्रांस देश से हैं, जो कि एक लग्जरी गुड्स कंपनी है। और चौथे नंबर पर हैं बिल गेट्स, जिनकी कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। और इसी लिस्ट में दुनिया के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं भारत के मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जो कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं तथा दुनिया के 8वें अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति है $83 बिलियन। और जो इलन मस्क हैं, इनकी संपत्ति में इजाफा हुआ है पिछले साल 328%। कितना? 328% इलन मस्क की कुल संपत्ति में इजाफा हुआ है। ये तो हो गए दुनिया के टॉप 10 अमीर इंसान। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत के सबसे अमीर इंसान हैं पहले नंबर पर मुकेश अंबानी, दूसरे नंबर पर हैं गौतम अडानी और इस साल 5वें नंबर पर आ गए हैं साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला कौन है? ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो CEO हैं, उनके फादर का नाम है साइरस पूनावाला। ये पहले टॉप 100 में भी नहीं थे, लेकिन इन्होंने टीका बेचकर 5वें नंबर पर अपना नाम ले आया है। और इस लिस्ट में ये भी बताया गया कि पूरी दुनिया के 68 देशों में कुल 3,288 अरबपति हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा चीन में है। चीन में कितने हैं? 1,058 अरबपति हैं। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा अरबपति अमेरिका देश में है, 696। और पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा अरबपति हैं भारत में। भारत में कुल 177 व्यक्ति जो हैं बिलियनियर हैं, अरबपति हैं। ये पूरा डेटा जो है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ से मेनली 2 क्वेश्चन याद रखना है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलन मस्क और दुनिया के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं भारत के मुकेश अंबानी, जो कि भारत के पहले सबसे धनी व्यक्ति हैं। तो अब चलिए हम देख लेते हैं आज का हम जीके क्या है। हमारे पास 10 क्वेश्चन होंगे जो कि डेली कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन है? तो जो सर्वदाता ब्लड ग्रुप है ये है O ग्रुप। अगर आप एग्जाम में भूल जाएं तो इसके याद करने की ट्रिक क्या है? सर्वदाता का मतलब दान करने वाला, और दान को इंग्लिश में कहते हैं डोनर, और डोनर से बन जाता है ओनर, ओनर से आ जाता है ओ। तो आपको याद रखना है सर्वदाता यानी कि दान करने वाला, दान करने वाला मतलब डोनर, डोनर मतलब ओनर, ओनर से आ गया ओ। तो आपको याद रखना है सर्वदाता रुधिर वर्ग है ओ और सर्वग्राही है AB। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर भूल जाएं तो इसका ट्रिक है, अगर किसी चीज को आप पीटेंगे यानी कि उस पर वार करेंगे तो वो ऑब्वियसली क्या होगी? छोटी होगी। तो छोटी होगी तो मतलब छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला क्वेश्चन है 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बाइट क्या होता है। तो कंप्यूटर में किसी भी डेटा को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी इमेज को, किसी भी टेक्स्ट फाइल को स्टोर करने के लिए जो स्पेस होता है उसको हम बाइट में मापते हैं। 1 बाइट बराबर होता है 0 या 1। 1 बाइट बराबर होता है 0 या 1। अगर 4 बाइट मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं निबल, और 8 बाइट बराबर होता है 1 बिट। 8 बाइट बराबर होता है 1 बिट, सॉरी 8 बाइट बराबर होता है, 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट, और 1024 बाइट बराबर होता है 1 KB। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? सबसे छोटा होता है KB, KB के बाद आता है MB, MB के बाद आता है GB, GB के बाद आता है TB। तो 1 KB बराबर 1024 बाइट, और 1 MB बराबर 1024 KB, 1 GB बराबर 1024 MB, 1 TB बराबर 1024 GB। आपको ये सीक्वेंस याद रखना है KB, MB, GB, TB, और पीछे वाला जो है सीक्वेंस उसके आगे 1024 लगा देना है। अगला क्वेश्चन है रैम क्या है? तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि कंप्यूटर का एक मेमोरी है। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापते हैं? तो समुद्र की गहराई को हम फैदोमीटर से मापते हैं।
अगला क्वेश्चन है कामाख्या माता मंदिर कहाँ स्थित है। कामाख्या माता मंदिर जो कि असम के गुवाहाटी में स्थित है और यहीं पर एक मेला लगता है जिसका नाम है अम्बुबाची मेला। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का 190वां यानी कि लेटेस्ट सदस्य देश कौन है। तो इसका नाम है एंडोरा। ये क्वेश्चन RRB NTPC एग्जाम में करीब करीब 4 से 5 बार अब तक पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, इन्होंने संविधान की हृदय या संविधान की आत्मा कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किसे? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो कि आर्टिकल 32 से 35 के अंतर्गत निहित हैं। तो अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में इंडियन वीमेन फुटबॉल लीग 2020-21 को किसने की मेजबानी जो है किस राज्य को मिली है। तो इसका जो राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज हमारे बुखार था इसलिए आवाज़ जो था गड़बड़ था, बार बार लट जा रहा था, जिसकी वजह से कई सारे शायद प्रोनाउंसिएशन भी गलत हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फोरम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जो अपडेट है आप तक पहुँचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।